शुरू करें क्लास। तो अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था कंजंक्शन में। कंजंक्शन क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने के अलावा किसी दूसरे काम को नहीं करता है। कनेक्ट ये दो वर्ड्स को कर सकता है, दो क्लॉज को कर सकता है, दो इडियम्स को, दो सेंटेंस को कर सकता है, दो फ्रेज को कर सकता है। अगर हम देखें नॉर्मली तो कंजंक्शंस स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, वर्ड्स के बनावट के आधार पर देखें तो कोरिलेटिव्स और कंपाउंड्स जो पेयर में रहते हैं उसको कोरिलेटिव्स कहते हैं, जो कम और जो एक से अधिक वर्ड के बने उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये काम क्या करता है, किस तरह के काम करता है। तो काम करने के आधार पे भी हमने देखा कि दो तरह के कंजंक्शंस हो सकते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो इंडिपेंडेंट और इक्वल रैंक्स के क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ता है, और वो चार तरह का था। कॉपलेटिव था, एडवर्सेटिव था, इलेटिव था और अल्टरनेटिव था। अब हम देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या देखेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट का वैसे ही मतलब होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का नॉर्मली मतलब हुआ कि ऐसा कोई कंजंक्शन जो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट। सब ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है, नेट का मतलब ही होता है डिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर करता है। तो एक क्लॉज अगर दूसरे क्लॉज पर या एक सेंटेंस का एक पार्ट सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर अपने मीनिंग के लिए या अपने एक्सप्लेनेशन के लिए अगर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट। यही तो होगा। अगर कोई किसी पर डिपेंड करेगा, कोई किसी पर निर्भर करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि आई लाइक दिस बुक because it helps me। तो अब इसमें दो पार्ट है। एक तो आई लाइक दिस बुक, मुझे एक किताब ये पसंद है, और दूसरा पार्ट इसका है इट हेल्प्स मी, कि मेरी मदद करता है। अब सवाल कोई ये पूछेगा आप इस किताब को लाइक क्यों करते हैं, इस किताब को पसंद क्यों करते हैं, तो जाओगे बिकॉज इट हेल्प मी। तो चूंकि ये हेल्प करता है आपको, इसलिए इसको पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये जो बिकॉज इट हेल्प्स मी है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? आई लाइक दिस बुक, मुझे ये किताब पसंद है। मतलब अगर कोई पूछेगा कि इट हेल्प्स मी का जो ये मदद करता है इसलिए तो ये किताब पसंद है, ये तो किताब पसंद नहीं होती। तो किताब अगर आपको पसंद है तो किताब पसंद होने का कारण क्या है? कि ये आपको मदद करता है, बिकॉज इट हेल्प्स मी। तो मेन सेंटेंस हुआ कि आई लाइक दिस बुक, या मुझे किताब पसंद है। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपने क्या किया? बिकॉज इट हेल्प्स मी। मतलब अगर पहला सेंटेंस होता ही नहीं आए तो ये आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आई लाइक दिस बिकॉज बुक नहीं कहते तो इस सेंटेंस की क्या जरूरत थी? तो इट हेल्प्स मी आया ही इसलिए कि एक पहले से सेंटेंस है आई लाइक दिस बुक, कि मुझे ये किताब पसंद है, और इसको जस्टिफाई करना था, इसको एक्सप्लेन करना था, इसका कारण बताना था। तो इस चीज के कारण बताने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया। मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस अगर नहीं होता आई लाइक दिस बुक तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कारण बताने की जरूरत ही नहीं थी। चाहत है तो चाहत का आप कारण बता रहे हैं। इस किताब को आप पसंद करते हैं, इस किताब को पसंद होने का आप कारण बता रहे हैं। अगर किताब को पसंद ही नहीं करते तो कारण बताने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी ही बात है। तो इसलिए ये क्या है? डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट है, कि फर्स्ट पार्ट नहीं होता तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसकी वजह से ये नहीं है, इसकी वजह से ये नहीं है। आई पसंद है तो पसंद होने के कारण की वजह से हम लिख रहे हैं कि भाई क्यों पसंद है। पसंद है तब हम पूछें, पसंद ही नहीं होता तो हम कारण ही नहीं पूछते। पसंद कर रहे हैं इसलिए हम कारण पूछ रहे हैं कि पसंद करने की क्या वजह है। इसलिए ये जो इट हेल्प्स मी है ये डिपेंड करता है पहले पर। तो ये क्या हो गया? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है। तो
कोई भी ऐसा कनेक्टर जो ज्वाइन करेगा, जो कनेक्ट करेगा, जो ज्वाइन करेगा टू डिपेंडेंट क्लॉजेस, कि जो दो डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक दूसरे पर निर्भर करने वाला, इंटरडिपेंडेंट क्लॉजेस, या एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे से, क्या, अ डिपेंडेंट क्लॉज, कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को या स्टेटमेंट को टू अनदर, कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को अगर दूसरे से हम जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इस तरह कनेक्शन क्या कहलाएगा, को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। इस तरह कंजंक्शन क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, की एक डिपेंडेंट क्लॉज को, एक निर्भर करने वाले क्लॉज को दूसरे क्लॉज से आप जोड़ रहे हैं, या दो ऐसे क्लॉज को जोड़ रहे हैं तो एक दूसरे पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, जो एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो ऐसे कनेक्टर्स को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी अगर ये पूछेगा कि भाई ये कौन सा कंजंक्शन है, तो ये कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इतनी बात क्लियर हो गई, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कई तरह के हो सकते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कई तरह से हो सकते हैं। सपोज करो टाइप्स, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप देखते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा he left my home before I had लिखे तो ज्यादा अच्छा, he had left my home before I reached there। अब ये जो कंजंक्शन है बिफोर, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम ही तो बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बता रहा है। टाइम के अलावा बताने के अलावा तो कुछ नहीं कर रहा है, टाइम बताने के अलावा तो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कंजंक्शन को जो सिर्फ टाइम बताए, से बिफोर होता है या आफ्टर होता है या टिल होता है, तो ये सब क्या बताता है, टाइम, जो भी टाइम बताए, बिफोर, नॉर्मल जो वर्ड आप जानते हैं, तो इसको हम क्या देते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो जो टाइम बताएगा, जो टाइम बताएगा उसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, टाइम बता दे। चलो और भी बातें हो सकती है। जैसे अगर हम ये कहते हैं he was fined because he was late, कि उसको जुर्माना देना पड़ा, he was fined, उसको जुर्माना देना पड़ा, क्यों, क्योंकि उससे देर हो गई थी या वो देर से आया हुआ था, तो देर हो जाने की वजह से, देर होने के कारण से उसे जुर्माना देना पड़ा। यही कहना चाहते हैं कुछ, कि उसको देर हो गई थी, देर से आया था तो उसको जुर्माना देना पड़ा। तो ये जो he was fined, इस फाइन का कारण क्या है, he was late। अगर वो देर होता ही नहीं तो उसको जुर्माना देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वैसे भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जहां ये है, जहां ये बिकॉज आया, ये बिकॉज है,
तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वहीं से क्लॉज जो यहीं से शुरू होता होगा। तो ये जो बिकॉज हो गया, ये कारण बता रहा है कि उससे फाइन क्यों देना पड़ा, इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि जुर्माना क्यों देना पड़ा। तो इस तरह ये बिकॉज को हम क्या करेंगे कि ये हमें सिर्फ क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। क्या बता रहा है? कारण बता रहा है, इसलिए इसका नाम दे देंगे बिकॉज है। या मान लो कभी कहते हैं एज, कभी आप कहते हैं सिंस, या कभी आप कहते हैं इस तरह से जो भी हो। तो कारण अगर बता रहे, बिकॉज बता दिया, एज बता दिया, सिंस बता दिया, कारण, तो कारण बताने वाले को हम क्या कहेंगे? कारण बताने वाले को क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन। दिख रहा है कैसा? आप इसको ठीक से नहीं दिख रहा, दूसरी जगह लिखता हूं, यहां लिखता हूं सब ऑर्डिनेटिंग, काट दे रहा हूं इसको, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज या फिर रीजन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तो एज ले सब कारण बता रहे, सब तो कॉज या रीजन बताने, इन सबसे ज्यादा एरर नहीं आता है। ये सब समझने के एरर आने वाला इसके बाद से अब जो है एरर पे पढ़ेंगे। ये सब सिर्फ पहचानना है कि क्या क्या किधर कर रहा है। एरर जो आएगा उस पर अलग से फोकस करेंगे। कंजंक्शन से जिस पार्ट पे एरर बनता है उसका अलग से फोकस करेंगे। ये सब सिर्फ पहचानना है कि पहचाने, मीनिंग समझने में मदद करेगा। ये सब चीजें वर्ड्स को पहचानने में, किसी सेंटेंस का मीनिंग निकालने में बहुत मदद करेगा। इस तरह की चीजें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो, जैसे हमने कहा he was ill, so he was admitted to hospital। कि वो बीमार था इसलिए उसको हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवा दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? वो बीमार था इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। या हमने कहा he worked that, या so that he succeeded, या so that he succeeded, या in order that he succeeded। तो उसने काम किया इसलिए कि वो सक्सेसफुल, दैट भी लिख सकते हैं, सो दैट भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर दैट। तो अब क्या हो रहा है कि क्यों काम किया भाई? क्योंकि वो सफल हुआ। या सफल क्यों हुआ? यानी काम करने का परिणाम क्या हुआ? सफल हुआ। ही वॉज इल सो ही वॉज एडमिटेड, वो बीमार था इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ? कि उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो जब किसी चीज का रिजल्ट हम दिखाना चाहते हैं, जब किसी चीज का परिणाम दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कि कोई अगर दो एक्शन हुआ तो एक उसका कारण था और दूसरा उसका क्या था? परिणाम था। तो किसी कारण का अगर हम परिणाम दिखाना चाहते हैं, ये भी कारण जैसा है, लेकिन इसमें परिणाम पे फोकस होता है, उसमें कारण पे फोकस था, इसमें क्या है? परिणाम पर फोकस है। परिणाम क्या हो? तो कभी हमें कारण पे, अगर कारण पे ही फोकस करना चाहते हैं तो उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ क्लॉज कॉज कहेंगे। और जब हम परिणाम पे, रिजल्ट पे फोकस करना चाहते हैं तब क्या होगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या consequence, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या consequence। तो एक ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ क्लॉज, कॉज, कंजंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा क्या हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ, ये सेकंड है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन, सेकंड हुआ। ये फर्स्ट हो गया। दो तरह के हो गए।
और ये हो गया सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो थे वो 4 थे, ये भी हुए 3। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी चली रही है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ऐसा भी तो सेंटेंस बनता है। तो इफ लिखते हैं या अनलेस लिखते हैं, सपोजिंग दैट लिखते हैं, सपोजिंग दैट लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? या आप लिखते होंगे प्रोवाइडिंग, बशर्ते कि, प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड दैट। तो बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हो सकते हैं जो शर्त बताते हैं, जो कंडीशन बताते हैं। बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हो सकते हैं जो क्या बताते हैं, सिर्फ शर्त बताते हैं या जो सिर्फ कंडीशन बताते हैं। तो अगर शर्त बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? शर्त या कंडीशन, कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, अगर वो आएगा तो तुम जाओगे, मान लो कि वह आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो इस तरह से कंडीशन बताने वाले हो जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन बताएगा, शर्त बताएगा, क्या बताएगा? कंडीशन या शर्त, कंडीशन या फिर शर्त, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, शर्त। कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें अपोजिट हो सकती है बातें। जैसे हमने कहा he is rich yet he is dishonest। तो ऐसे वर्ड आपने कई देखे होंगे, कि कभी देखने दो देखा, दो ही इज रिच, इसी को दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट। या आपने सुना होगा ऐसे कहते हैं ऑल्दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, ऐसे भी तो बोलते हैं। या तो ऐसे लिखा या वैसे लिखा, कि he is yet he is rich yet he is dishonest, although he is rich he is dishonest, though he is rich he is dishonest, he is rich still he is in dishonest। तो इस तरह का जो कंजंक्शन ये क्या कर रहा है? कंसेशन बता रहा है। कंसेशन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रास्ट। क्या है? कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट, विरोधाभास। क्या बता रहा है? विरोधाभास बताने की बात करता है, विरोध, अपोजिट बातों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो जब विरोधाभास बताने की कोशिश करता है, अपोजिट कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन। क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी जो कहना चाहे। कितने हो गए? कितने हो गए भाई? कंडीशन, कंडीशन क्या हो गया था? कंडीशन, ये तो 5 होना चाहिए था ना, या 4 होना चाहिए था, 3 हुए थे। नंबर क्यों भूल जा रहे? 3 है, ये 4 था, ये 4। और ये क्या हो गया? सबवर्डिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये हो जाएगा 5। सबवर्डिंग कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन। ठीक है,
अब कभी कभी हम करते हैं, जैसे अब क्या क्या, यू आर, देखा होगा ये सेंटेंस आपने, यू आर टॉलर देन योर ब्रदर। इस छुपा रहता है इसमें, लिखो हम लोग मेंशन नहीं करते, सेम वर्ब रहता तो मेंशन नहीं करता, डिग्री में बता रखे हम लोग कि यू आर टॉलर देन योर ब्रदर इज। तो अब ये जो देन है, ये भी क्या है, कंजंक्शन ही है जो कही। अब क्या कर रहे हैं, यू आर टॉल, आई एम टॉल, दोनों टॉल है, दोनों लंबे हैं। अब दोनों में एक ज्यादा लंबा है, एक कम लंबा है, तो दोनों की लंबाई को हम एक साथ लाके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन बता के कौन ज्यादा लंबा है कौन कम लंबा है। तो सेंटेंस तो दोनों में कहना चाह रहे थे कि आई एम टॉल, दोनों टॉल ही है। अब दोनों की लंबाई को जोड़कर आप बताना चाहिए कौन ज्यादा लंबा है कौन कम लंबा है, इतना ही तो किया आपने, यही तो किया है इसमें। और वैसे भी कनेक्शन के हिसाब देखे तो यहाँ इज छुपा हुआ था, आप ये भी कह सकते हैं कि दो क्लॉज को ये कनेक्ट कर रहा हो, जोड़ रहा होता, तो ये क्या है, ये आप कहते हैं आई एम नॉट सो वाइज एज यू, आई एम नॉट सो वाइज एज यू, कि मैं उतना समझदार, यहाँ भी क्या आर छुपा हुआ रहता है, इसको यूज नहीं करते, आई एम नॉट सो वाइज एज यू आर, कि मैं उतना समझदार नहीं उतना कि तुम हो, या क्या है आर छुपा हुआ है, हिडन है, कि आई एम नॉट सो वाइज एज यू आर, मैं उतना समझदार नहीं जितना कि तुम हो। तो ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर कोई कंपेयर कर रहा है, कोई अगर कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तुलना करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो हमारे पास सिक्स्थ आ गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग। और कभी कभी बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं हट जाया करता हूँ कि आराम से सारा लिख लिया कुछ करने। कभी कभी कुछ बच्चों को ये लगता है, एक दो क्लास में मैं ज्यादा बोर्ड के सामने था तो लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो क्या होगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं का, डोंट फॉल इन लव लेस्ट यू शुड फॉल इन लाइफ। हमने लिखा ही केम हियर इन ऑर्डर टू मीट मी। ये हमने कहा he comes here so that I may help him। अगर सारे सेंटेंस को देखिए, ही डोंट फॉल इन लव लेस्ट यू शुड फॉल इन लाइफ। फॉल लिख दिया, फॉल से ज्यादा अच्छा होगा, फॉल भी होता चलिए, फॉल की जगह अगर हम कुछ और लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। फेल इन लाइफ, और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, फॉल से ज्यादा अच्छा फेल है। डोंट फॉल इन लव लेस्ट यू शुड फेल इन लाइफ, कह रहा है कि, कहना यह चाह रहा है कि प्यार में मत करो, पढ़ो, नहीं तो जिंदगी में असफल हो जाओगे। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर प्यार में पड़े तो जिंदगी में असफल, जनरली यही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो प्यार में भी सफल हो जाए, नौकरी में भी सफल हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो डिस्ट्रैक्शन ही होता है। खैर, वैसे प्यार बहुत अनोखी चीज है,
जाने दीजिए। यू फॉल इन लव लेस्ट यू शुड फेल इन लाइफ, कि अगर आप जीवन में असफल नहीं होना चाहते तो प्रेम में मत पड़ो। यानी पर्पस बता रहे, उद्देश्य बता रहे हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं? पर्पस, उद्देश्य, एम। कि एम क्या है? कि फेल करना अगर लाइफ नहीं है तो प्यार में पढ़ो मत। यह हम कहते हैं ही केम हियर इन ऑर्डर टू मीट मी, वह यहाँ आया ताकि मुझसे मिल सके। क्या कहना चाहिए? वह यहाँ आया ताकि मुझसे मिल सके, ताकि पर्पस हुआ। हम कहते हैं ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है सो दैट आई मे हेल्प हिम, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वह यहाँ आता है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, यही कहना चाह रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा है? पर्पस बताना चाह रहा है। दोनों ही सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा है? पर्पस। तो जब पर्पस बताना चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं, जब पर्पस बताना चाहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। और ये क्या हो गया? 7। तो कुल मिला के देखा जाए तो 13-14 कंजंक्शंस हो गए। नॉर्मल अगर हम बनावट के आधार पर देखें तो कोरिलेटिव्स हो गया, कंपाउंड हो गया। फिर अगर पर्पस के हिसाब देखें तो 2 तो उधर ही हो गए। फिर पर्पस के हिसाब से देखें तो सबऑर्डिनेटिंग और क्वांटिटी हो गया, 2 ये हो गए, 4 हो गया। अब क्वांटिटी के क्लास में जाए तो 4 वो हो गया, तो 8 तो ऐसे हो गए। फिर अगर हम सबऑर्डिनेटिंग के पार्ट में जाए तो 7 ये हो गए, तो 15 हो गए ना। तो वैसे टोटल हम अगर एकदम अलग अलग करके देखें तो कम से कम 11 तो हुए, कि 4 कोऑर्डिनेटिंग हो गए और 7 ही हो गए, तो 11 तो कम से कम है ही। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो 2 तो, यानी 13 तो हमको कहना ही कहना है कि 13 तो कनेक्टर्स हैं ही, इसमें तो ट्राई नहीं कि स्ट्रक्चर के आधार पर 2 है और यूज के आधार पर 11 है। 4 जो है कोऑर्डिनेटिंग है और 7 जो है वो आपके 7 ही थे ना, 7 सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस। खैर ये तो थी पहचान, कि आप समझें कि क्या करता है कंजंक्शन और कैसे पहचाने सेंटेंस में वर्ड्स को, कि जो जो काम कर रहा होगा उस काम के आधार पर पहचान लेंगे कि ये कंजंक्शन है, कि एडवर्ब है, कि क्या है, क्या कर रहा है। अब है कि एरर कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। तो सबसे ज्यादा जो एरर देखा गया है एग्जाम में जो बनता है, वो बनता है कोरिलेटिव से। किससे बनता है? कोरिलेटिव से। कोरिलेटिव से सबसे ज्यादा एरर इसी से बनता है, सबसे ज्यादा। कंपाउंड से तो लगभग ना के बराबर ही बनता है। तो सबसे ज्यादा एरर जो कि इसी से बनता है, कोरिलेटिव से, तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना पड़ेगा। तो कोरिलेटिव्स का मतलब क्या बताया था? कि जो हमेशा पेयर में रहता है, यही बात बताई थी। तो इससे गलती पूछने के 2 कारण होते हैं। एक तो नॉर्मल सा एरर पूछता है, इसमें क्या करता है कि पेयर को चेंज कर देता है। और दूसरी इसमें गलती पूछने का जो कारण होता है वो क्या होता है कि प्लेस गलत जगह पे कर देता है, प्लेसमेंट गलत कर देता है। और आपको ऐसे बता रखा कि गलती के 2 कारण होते हैं, या तो यूज गलत हो जाता है या प्लेस गलत हो जाता है। तो कोरिलेटिव्स में दोनों तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। या तो गलत तरीके से यूज कर देते हैं आप, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। गलत जगह पे यूज कर देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। पेयर गलत कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो पेयर गलत करना, गलत तरह से यूज करना ही होगा। तो दोनों गलती, कोरिलेटिव्स में दोनों गलती बनती है, इसलिए कोरिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ जो कोरिलेटिव्स हैं, जरा कुछ 2-4 तो मैंने लिखा भी था उसमें, तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था। अब यहाँ पे कोरिलेटिव्स हम लोग लिखते हैं। जैसे क्या क्या कोरिलेटिव्स हैं हमारे पास? नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, दो yet, although yet। ये सब है जो पेयर में यूज होते हैं, हमेशा पेयर में यूज होते हैं। ये हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं।
लिख लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, दो, बोथ के साथ एंड, दो के साथ येट और ऑल दो के साथ येट। कितने हुए? 3, 5, 7। और भी है, जैसे ऑन द वन हैंड, ऑन दी अदर। ऑन दी अदर के साथ हैंड लिख भी सकते हैं, हैंड छोड़ भी सकते हैं। ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर। तो ऑन दी वन हैंड तो लिखना पड़ता रहता है, ये तो लिखेंगे। ऑन दी अदर में जो है हैंड लिखें चाहे ना लिखें कोई, लेकिन ऑन दी वन हैंड और ऑन दी अदर हैंड से एरर पूछने का स्कोप नहीं होता। ये कोरिलेटिव से ये जानना चाहिए, लेकिन ये एरर भी नहीं है, इससे एरर नहीं पूछता, एरर इससे नहीं बनता है। इसके अलावा है लेस्ट के साथ शुड। इसके अलावा है नो, नेवर, नॉट। इसके साथ है और, नो, नेवर, नॉट इसके साथ और। कभी कभी मिलेगा टू के साथ टू, ठीक है। कभी कभी आपको मिलेगा फ्रॉम के साथ टू, कभी कभी मिलेगा, हालांकि ये सब प्रीपोजिशन में चलता है, फ्रॉम के साथ टू प्रीपोजिशन में चलता है, बिटवीन के साथ एंड, तो ये सब प्रीपोजिशन में ज़्यादा अच्छा रहता है। कनेक्टर के काम करता है, प्रीपोजिशन में भी काम करता है। ये तो आपने देख रखा, एडवर्ब में देख रखा, तो ये एडवर्ब में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये प्रीपोजिशन जब आएगा तो उसमें देखेंगे। तो अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ पेयर लिख रहा हूँ कि पेयर में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 2, 4, 6 और 7 उधर भी थे, 7 ही थे ना, 13 तो ऐसे हो ही गए। कितने हो गए? 2, 4, 6, 7, 13 हो गए। अभी और है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो वो सब बाकी है जिससे सबसे ज्यादा एरर होता है और जिसके आप खुद दीवाने हैं, जो आपने खुद कई बार पढ़ा होगा और अभी तक आप इंतजार कर रहे हो कि वही इतना नाम हमने सुना, हमारा वाला तो अभी तक सर ने लिखा ही नहीं। तो आपका वाला भी बस लिखने ही वाला हूँ। पहले अपना वाला सब लिख लूँ, फिर आपके वाला लिखूंगा। तो 13 हुए, अभी कितने हुए? 13। द रीजन वाई, द रीजन वाई के साथ दैट, द रीजन वाई के साथ दैट। 14 हो गया। सो दैट के साथ मे, या सो दैट के साथ ही माइट, सो दैट के साथ मे, सो दैट के साथ माइट। वेदर के साथ और लिख दिया था ना शुरू में ही, वेदर के साथ और लिख दिया, वेदर के साथ। तो द रीजन वाई के साथ दैट, सो के साथ, सो दैट के साथ मे और सो दैट के साथ माइट। तो 16 तो हो ही गए। कितने हो गए? 16। उसके बाद इस 16 में 4 जो है वो सबसे ज्यादा पूछा गया है, शुरू वाले 4 जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर के साथ बोथ एंड, आइदर और, नाइदर, सबसे ज्यादा यही पूछा गया। उस 4 के बाद जो 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेस शुड। मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बता देता हूँ, जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, एकदम जो पूछता है, ठीक है। जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आपको ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी और ये भी। वेदर और भी कभी कभी पूछा, ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन वेदर और थोड़ा सा कम। यानी ये जो 7 सबसे पहले इसलिए लिखा कि ये 7 सबसे ज्यादा पूछा गया, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है ये 7। ये इस पर एकदम जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ इसको ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद इनमें सबसे ज्यादा ये पूछा गया, सबसे ज्यादा, ये पूरे जितना भी आपने लिख रखा है इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा गया, बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद इसमें ये कई बार पूछा गया, और पूछने को कोई भी पूछ सकता है, मैं सिर्फ सर्कल ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कौन पूछा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस पूछा, वैसे जितने भी आपने पेयर वाले लिख रखे हैं, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड के अलावा सब एक बार तो सब पूछ चुका है। ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड को छोड़कर एक बार सब पूछ चुका है।
उसके अलावा जो सर्कल करो ये रिपीटेडली, मतलब ज्यादा बार बार पूछा है, ऐसी बात मैं बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा तीन सबसे खतरनाक है, तीन सबसे खतरनाक है जो सबसे ज्यादा पूछा गया, ठीक है, और वो सबको याद रहता है जनरली। वो तीन कौन सा है? यही सबको पता रहता जनरली, या सबको याद ही रहता है। वो है हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, जितने भी अभी मैंने लिखे हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, सबसे ज्यादा आज तक इतिहास में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, वो यही तीन है। यानी ये 19 हम लोग लिख रहे हैं, या 19 होने जा रहे हैं, हो जाएंगे। अभी 16 हुआ था, और ये 3 ऐड करके नो सूनर देन, इस 3 को ऐड करके कितने हो गए? 19। इस 19 में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, सबसे ज्यादा वो यही है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही तीन है, सबसे ज्यादा अभी तक का इतिहास है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, जिस भी एग्जाम की कोई तैयारी करता है, ऐसा नहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो और क्वेश्चन मिले ना मिले, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है अक्सर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, यानी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये जो 18 19 हमको कोरिलेटिव्स है, इसका अच्छे से यूज आना चाहिए, और 2 4 जो है वन वर्ड वाले जो है उसका यूज होना चाहिए, बस इतना ही होता है, एरर में इतना ही आता है। उससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो बेसिक चीजें थी, और एडवांस की तो कोई बात ही नहीं है, एडवांस की हम लोग ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, अभी बेसिक ही समझ रहे हैं, अभी सारी ये सारी चीजें बेसिक है, ये सब भी बेसिक ही है, एडवांस में करेंगे। तो बेसिक समझ जाए तो हमारा बेसिक क्वेश्चन तो उसी से बन जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन तो बेसिक से ही बन जाते हैं। तो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो जिससे बार बार क्वेश्चन बन ही रहा, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, बेसिक्स पे पहले ज्यादा फोकस करेंगे। चलो, टाइम है, टाइम है, एक आध तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए छोटा छोटा पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा 1 2 पढ़ लेते हैं, जिसमें कि हमें अभी, क्योंकि अब टाइम होने को लग जा रहा है, तो जैसे कुछ इसमें जब ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो ज़्यादा टाइम वाले को छोड़कर हम लोग छोटा टाइम, जैसे इसी पर आते हैं सबसे छोटा, ये क्या बताता है? सो दैट मे और सो दैट माइट, तो सो दैट के साथ मे और सो दैट के साथ माइट, ये दोनों का काम है पर्पस बताना, लिख रखा था, दोनों ही क्या बताएगा? पर्पस। मतलब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस हो गया, क्या हो गया? और जहां सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अभी जितने भी हमने लिखे हैं सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। अभी जो 19 आपने पेयर में लिख दिया, तो सारे पेयर वाले सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा वो काम देखे से और से बात करें तो चॉइस है, तो वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा, बोथ राम एंड जोर सिंपली कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिव हो जाएगा। तो ये 19 हमने लिख रखा है पेयर में, तो 19 के 19 जो है वो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऐसा नहीं है, काम देखिएगा 19 का कौन क्या काम कर रहा है, उसके हिसाब से करना होगा। तो ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ पर्पस, उद्देश्य बता रहा है। इसमें टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस पर्पस बताने में। जहां मे का इस्तेमाल किया है, ये प्रेजेंट का खेल है, ठीक है, और ये जो माइट का है, तो ये पास्ट। पास्ट का मतलब पास्ट का कोई भी टेंस हो सकता है, कहने का सेंस जनरली पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड, लेकिन माइट का इस्तेमाल करना तो पास्ट में ही जाएंगे, या पास्ट में गए तो माइट का इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे दूसरे। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड मैटर है, मामला है, तो हम उसको प्रेजेंट में से बात करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके, हमने कहा ही works hard so that he might succeed। तो हमने कहा वो कड़ी मेहनत करता है ताकि सफल हो सके,
या ताकि सफल हो जाए। वो कड़ी मेहनत करता है ताकि सफल हो सके, या वो सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ये कहना चाह रहे हैं, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि सफल हो सके, या सफल हो जाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। यही कहना चाह रहे हैं। तो सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है या कड़ी मेहनत करता है ताकि सफल हो जाए, तो प्रेजेंट की बात है ना, वर्क्स हार्ड, अभी की बात कर रहा है। तो जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें जो आपने माइट लिखा ये बात सही नहीं है। क्या होना चाहिए? मे। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं मिला के, तो क्या होना चाहिए था? मे। क्या होना चाहिए था? मे। माइट की जगह क्या होना चाहिए था? मे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, कि वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वो सफल हो सके। आपने कहा he met me so that I can help him। अब कैन जानबूझ के लिख देगा। कैन के लिखने से क्या होगा कि आपको लगेगा ठीक तो है, सकता हूं, क्योंकि आप कहना चाहेंगे ये सेंस ये निकल के ही मेट मी, वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वह मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। तो वह मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। तो ये क्या हुआ? पर्पस हुआ, मकसद हुआ। और मेट मी है, तो मेट मी है इसका मतलब क्या? पास्ट टेंस की बात कर रहा है। मेट मी लिखा इसका मतलब क्या? पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो जब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पर्पस की बात कर रहा है, तो पास्ट टेंस में पर्पस की बात करने के लिए हमारे पास क्या है? सो दैट के साथ क्या है? माइट है। तो हमने लिख क्या रखा है? हमने लिख दिया यहाँ पे कैन। तो इस कैन को चेंज करके क्या करना पड़ेगा? माइट। तो ही मेट मी सो दैट आई माइट हेल्प हिम, वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। यही कहना चाह रहा है, वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। यही बात है, यही कहने की बात हो रही है, यही कहना चाह रहा है, या यही इसी कहने की चाहत हो रही है। यही है ना? तो he met me so that I might help him, वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, है ना? वो मुझसे मिला ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। तो ये दो थोड़े से हल्के थे, इसलिए इसमें सिर्फ इसी का ध्यान रखिए, इसमें ज्यादा होता है खाली मीनिंग ध्यान रखना है, ताकि मीनिंग निकाल सके। वो मुझसे मिला ताकि, इसलिए मीनिंग क्या है? सो दैट मेक अप, ताकि, इसलिए। तो मीनिंग, हिंदी मीनिंग ध्यान रखना है, और कैसे यूज करें, कब यूज करना है। जब पर्पस बताना, किसी काम का पर्पस बताना, तो सो दैट के साथ में का इस्तेमाल। अगर प्रेजेंट में पर्पस बता रहे हैं, सो दैट के साथ में लगा लीजिए। स्पोकन में भी बहुत काम आएगा। स्पोकन रिटन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। स्पोकन और रिटन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है भाई। अब टेंस में तो हमें सेंटेंस बनाने वाले कि भाई टेंस सेंटेंस क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब बोलना है तो भाई पर्पस बताने के लिए कौन सा कनेक्टर होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए कौन सा कनेक्टर होना चाहिए, तो फिर सेंटेंस बनने लगेगा अपने आप। उस कनेक्टर का इस्तेमाल करके हम जोड़ने लगेंगे सेंटेंस को। तो और सब की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।